नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आज के अपने पीसेस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को जोड़कर प्रदेश में 7th टाइगर रिजर्व की घोषणा हो गई है। नौरादेही और रानी दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर प्रस्तावित नए टाइगर रिजर्व का नाम क्या होगा फिलहाल तय नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसे प्रदेश के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में देश में नई पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की सहमति के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नौरादेही को टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल कर दिया है। गौरतलब है कि नौरादेही को मिलाकर मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक 7 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुवरी, सीधी टाइगर रिजर्व इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 6 टाइगर रिजर्व हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक है जहां 5 टाइगर रिजर्व हैं और ऐसे ही राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में चल रहे राजा परवा उत्सव पर लोगों को बधाई दी है। बता दें कि राजा परवा, जिसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाने वाला 3 दिवसीय त्योहार है। ये त्योहार धरती माता का सम्मान करने और नारीत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। दरअसल राजा की उत्पत्ति रजस्वला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मेंस्ट्रुएशन वाली महिलाएं। प्रत्येक महिला की तुलना भूदेवी से की जाती है और इस त्योहार के दौरान इसे एक विशेष स्थान दिया जाता है। हर साल रजो महोत्सव 14 जून को शुरू होता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन को ही पहली रजो, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन को भूदाह या वासी राजा कहा जाता है। साथ ही चौथे दिन को शुद्धिकरण स्नान के नाम से भी जाना जाता है। रजो महोत्सव में लोग साल की पहली बारिश का जश्न मनाकर स्वागत करते हैं। इन दिनों में अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती मां की पूजा की जाती है। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु विंड एनर्जी अपनाने में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य बने। 15 जून को भारत ने वैश्विक पवन दिवस मनाया और इस दिवस के लिए आयोजित कार्यक्रम में विंड एनर्जी से रिलेटेड सम्मान भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए गुजरात को खुली पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करने की शुरुआत करने के लिए सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पवन ऊर्जा के उत्पादन में काफी प्रगति की है और अब ये दुनिया में पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे स्थान पर है। विंड एनर्जी की बात करें तो यह एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित बहुत से गोल निर्धारित भी किए हैं। भारत के लिए विंड एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से भारत साल 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। इसके साथ ही साल 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयासों के लिए भी विंड एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से देश में लगभग 15 गीगावाट घरेलू पवन ऊर्जा क्षमता विकसित की है, जिससे देश एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन गया है। एल नीनो और ला नीना का भारत पर प्रभाव जून का महीना चल रहा है और देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और हीट वेव परेशान कर रही है। लोगों को मानसून से राहत की उम्मीद थी, लेकिन मानसून लेट हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आने में देरी होगी। वहीं वैज्ञानिक इसका कारण एल नीनो और ला नीना के इफेक्ट को बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि एल नीनो और ला नीना होता क्या है, कैसे इसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। तो एल नीनो और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से होता है, जिसका दुनिया भर में मौसम पर प्रभाव पड़ता है। एल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रशांत में भूमध्य क्षेत्र में समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलावों के लिए जिम्मेदार समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं।
इस बदलाव के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। ये तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो सकता है। ये मौसम पर बहुत गहरा असर डालता है और इसके आने से दुनिया भर के मौसम पर प्रभाव दिखता है और बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देने लगता है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका असर पड़ता है, जिससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आती है। वहीं ला नीनो बनने के कारण अलग अलग कई कारण माने जाते हैं, लेकिन सबसे मशहूर कारण है जब ट्रेंड विंड पूर्व से बहने वाली हवा काफ़ी तेज गति से बहती है तो समुद्री की सतह का टेम्परेचर गिरने लगता है। इस कम होते तापमान को ही ला नीनो कहते हैं और इस स्थिति का पैदा होना पूरी दुनिया के तापमान पर असर डालता है और इसके कारण उस वर्ष तापमान औसत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसके असर दुनिया भर में आने वाले साइक्लोन पर असर होता है। ये अपनी गति के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा को बदल सकती है। गौरतलब है कि भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति पैदा होती है और कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है। सूखे के कारण क्षेत्र में जलपूर्ति के संकट उत्पन्न होते हैं क्योंकि गर्मी से जलाशय सूख जाते हैं और नदियों में पानी भी की कमी हो जाती है। कृषि पर सबसे ज्यादा संकट उत्पन्न होता है। तो वहीं भारत में ला नीना के कारण भयंकर ठंड पड़ती है और बारिश भी ठीक ठाक होती है। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।